नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने ही क्यों लिखा और कोई दूसरा क्यों नहीं लिख सका। आप खुद इस वीडियो में पूरी सच्चाई सुनिए और 4 लोगों में सर उठाकर बताइए कैसे बाबा साहब नंबर 1 थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को ही क्यों कहा जाता है संविधान निर्माता। बाबा साहब की ये कहानी आज तक अनसुनी सी क्यों रह गई। दोस्तों, हर साल 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के संविधान को कैसे तैयार किया गया था? सबसे पहले इसका ड्राफ्ट किसने बनाया? संविधान बनाने के पहले स्टेज की बेहद रोचक कहानी आपको बता रहे हैं। 26 नवंबर वो तारीख जिसे देश भर में संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। आज के ही दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये वो बातें हैं जो स्कूल कॉलेज में आपने जरूर सुनी होगी। हम सब ये भी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही संविधान निर्माता माना जाता है। वो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि संविधान का मसौदा तैयार करने का बोझ केवल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी पर आ गया था। ये बात प्रारूप समिति के ही सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी ने संविधान सभा के सामने कही थी। ये कहानी पढ़कर आप समझ जाएंगे कि संविधान का निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को क्यों कहा जाता है। और दोस्तों, संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने ही क्यों लिखा और कोई दूसरा क्यों नहीं लिख सका। पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और 4 लोगों में सर उठाकर बताइए कैसे बाबा साहब आम्बेडकर जी नंबर 1 थे। दोस्तों, उस समय गांधी भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे, राजगोपालाचारी, मुंशी B.N. राव, J.P. कृपलानी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। फिर बाबा साहब को ही संविधान क्यों लिखना पड़ा? 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हुए। नेहरू और पटेल ने ये डिक्लेयर किया था कि हमने संविधान सभा के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए हैं। देखते हैं बाबा साहब आम्बेडकर कैसे अंदर आते हैं। ये उस वक्त की पॉलिटिकल स्थिति थी। दोस्तों, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि बाबा साहब आम्बेडकर जी वो व्यक्ति हैं जो हमारी कांग्रेस को नहीं मानते, गांधी को नहीं मानते, नेहरू को नहीं मानते और पूरे देश और दुनिया में इनकी अपनी एक पोजीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन तो वह तब लिखेंगे जब वे संविधान सभा में आएंगे। हम उनको संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे, हम उन्हें जीतने ही नहीं देंगे। ऐसा ओपन डिक्लेरेशन वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। इसलिए बाबा साहब को संविधान सभा में जाने के लिए वेंटिलेटर के सहारे जाना पड़ा। वो वेंटिलेटर था जैसुर खुलना, बंगाल का इलाका। वहां से बाबा साहब को लड़ना पड़ा और बाबा साहब संविधान सभा में चुने गए। 3 जून 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करके बाबा साहब आम्बेडकर जी का वह इलाका पाकिस्तान के हवाले जानबूझकर किया गया था। दोस्तों, यहाँ यह बात बताना जरूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कांग्रेस की गद्दारी से पाकिस्तान संविधान सभा के मेंबर बन गए थे। तब बाबा साहब ने प्रेशर से काम किया। उस वक्त भारत में 560 रियासतों में से हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर, कोल्हापुर, इनको भारत में कैसे शामिल किया जाए,
इनका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए ब्रिटिश कैबिनेट की मीटिंग हुई। हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर, इन तीनों राज्यों ने ये डिक्लेयर किया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम पाकिस्तान की तरह स्वतंत्र होंगे। उस वक्त नेहरू, पटेल और गांधी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन 560 रियासतों को किस तरह सेटलमेंट किया जाए। दोस्तों, जब 17 जून 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इंटरनेशनल प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 3 बातें बोली। 1. ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत के राज्य के संप्रभुता, सार्वभौम के ऊपर लॉ बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जिसके तहत ये राज्य भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये डिसाइड करने का अधिकार और पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास नहीं है। 2. और इन सारे राज्यों के राजाओं से अपील है कि अगर तुम सोचते हो कि आप संयुक्त राष्ट्र में जाओगे और संयुक्त राष्ट्र भारत की सार्वभौमिकता नजरअंदाज करके आपको इंडिपेंडेंस बनाएगा, तो आपसे बड़ा नासमझ कोई नहीं है। 3. इन सारे राजाओं को बाबा साहब ने कहा, आप सभी भारत में शामिल हो जाओ, हम इसी देश के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट कर सकते हैं और हम एक बड़ा राष्ट्र बना सकते हैं। और यह सब बाबा साहब ने तब कहा था जब नेहरू, गांधी और पटेल को समझ में नहीं आ रहा था कि इन राज्यों का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। दोस्तों, यह बात भी यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को संविधान लिखने का मौका क्यों मिला। इसके 2 मुख्य कारण हैं। 1. उस समय बाबा साहब से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफर दुनिया में कोई नहीं था। सन 1927 बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेकर लेबर मिनिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तक जो बाबा साहब आम्बेडकर ने विविध लेजिस्लेटिव के काम किए थे, उसे पूरी दुनिया जानती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना, उसके लिए जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसमें बाबा साहब ने जो व्यूज दिए थे, उनका 50% अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था। 2. मुसलमानों के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट था और बाबा साहब आम्बेडकर ने ये स्टैंड लिया था कि अगर बनने वाले संविधान में हमारे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं रखे गए तो वह संविधान हमें मंजूर नहीं होगा। नेहरू और गांधी को ये डर था कि यदि पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ और उसके बाद अगर संवैधानिक सॉल्यूशन नहीं मिला तो भारत के 560 टुकड़े हो सकते हैं, भारत का बॉल्कनाइजेशन हो सकता है, और अगर ये हमें रोकना है तो एक ही आदमी इस देश को बचा सकता है और वो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान लिखने का मौका मिला। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी को मिलाकर टोटल 23 कमेटियां बनी, जिसमें से 20 कमेटी पे अकेले बाबा साहब ने ही काम किया और संविधान का ड्राफ्ट 141 दिनों में तैयार किया। दोस्तों, इससे ये मालूम होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एक्सपर्ट थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने लोग थे उनमें से कोई बीमार हुआ, कोई छुट्टी पर चला गया, कोई विदेश गया, कोई अपने घर के कामों में व्यस्त रहे, किसी ने रिजाइन की, वह जगह अंत तक खाली ही रही। इसलिए खुद पीटी कृष्णमाचारी बोले कि पूरा संविधान बनाने का काम अकेले बाबा साहब पर आ गया और उन्होंने उसे बहुत खूबी से निभाया। इस प्रकार भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। भारतीयों द्वारा कई दशकों पूर्व से संविधान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस महान योगदान के रूप में भारत सरकार द्वारा पहली बार भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार एवं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वें जयंती वर्ष के रूप में
26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। मसूदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया, इसलिए 1950 के बाद नया भारत बना। दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे संविधान सभा द्वारा तैयार किया था, जिसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू किया गया था, जिसमें एक छोटा संविधान या मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को माना जाता था। आज वर्तमान में इसमें 450 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगर कोई भारतीय संविधान के संवैधानिक अधिनियमों का उल्लंघन करता है तो वह है भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि एक अपराधी माना जाएगा। हमारे भारतीय संविधान में हमारे देश को इंडिया या भारत नाम से संबोधित किया गया है, जिसे हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक भारत कहते हैं, जिसका बाबा साहब आम्बेडकर जी ने निर्माण किया। दोस्तों, लोकतांत्रिक और संवैधानिक भारत के राष्ट्रपिता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप हमारी ताकत हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें तथा अपने मित्र परिवार में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।